नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। मैं हूं स्वाति रायना। जीएसटी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। करीब 27 घंटे बाकी हैं। आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म कल आधी रात से लागू हो जाएगा। कल रात से ही वन नेशन वन टैक्स सिस्टम लागू होगा। जीएसटी लॉन्च करने के लिए बड़ी तैयारी कर ली गई है। रात 12 बजे जीएसटी लागू होगा और करीब 100 हस्तियां इस मौके की गवाह बनेगी। और महत्वपूर्ण बात यह भी बताएं, जीएसटी रोल आउट होने से पहले कल जीएसटी काउंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होगी। जीएसटी लॉन्च के बनेंगे गवाह रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, सोली सोराबजी, हरीश साल्वे। उद्योगपति रतन टाटा से लेकर फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, स्वर कोकिला लता मंगेशकर से लेकर हरीश साल्वे, सोली सोराबजी जैसे दिग्गज आधी रात को होने वाले जीएसटी लॉन्च समारोह के गवाह बनेंगे। और ये तो महज चंद नाम है। ऐसे ही करीब 100 बड़ी हस्तियों को जीएसटी मेगा लॉन्च के लिए इनविटेशन भेजा गया है। इन हस्तियों में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल, आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन, विमल जालान से लेकर इंडस्ट्रीज बॉडी, सीआईआई, फिक्की और एसोचैम के हेड शामिल हैं। अब तक तय कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा डैश पर मौजूद होंगे। इस भव्य समारोह के लिए जोर शोर से तैयारियां की गई। रात करीब 11:15 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 1 घंटे 20 मिनट के जीएसटी लॉन्च की शुरुआत जीएसटी पर बनी 10 मिनट की फिल्म से होगी। इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली का शुरुआती संबोधन होगा। इसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 25 मिनट का भाषण देंगे। जीएसटी लॉन्च के ऐतिहासिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मेट्रो मैन ई श्रीधरन, आरएसएस के आइडियोलॉग एस गुरुमूर्ति, हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, सीबीएसई के चेयरमैन वनाजा अंसरना, सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा को भी न्योता दिया गया है। यानी जैसे ही घड़ी की सुई 1 जुलाई 2017 की शुरुआत का ऐलान करेगी, लंबे वक्त से लटका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पूरे देश में लागू हो जाएगा। यानी एक देश एक टैक्स सिस्टम। आजादी के बाद यह सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म होगा जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच आपको बताएं, कांग्रेस ने जीएसटी लॉन्च कार्यक्रम के बहिष्कार का फैसला किया है। कांग्रेस के चीफ व्हिप सत्यव्रत चतुर्वेदी ने यह ऐलान किया है। कांग्रेस सहित कुछ पार्टियों के बहिष्कार करने के फैसले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पलटवार किया। वित्त मंत्री ने कहा है कि जीएसटी से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं और इसमें केंद्र की सभी सरकारों सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका रही है। उन्होंने कहा, सरकार सुधारों को लेकर प्रतिबद्ध है और वो देश की भलाई के लिए ही काम करती रहेगी। हर एक राजनीतिक दल, हर एक सरकार इस निर्णय में हिस्सेदार है। ये साझा और सामूहिक रूप से पूरे देश का निर्णय है। आज किसी सांकेतिक गेस्चर से, सिंबल से जो इसके पक्ष में रहे हैं अपने आप को अलग नहीं कर सकते। ये देश के हित में है और इतनी हिम्मत हर राजनीतिक दल में होनी चाहिए कि जिस सुधार के पक्ष में उन्होंने वोट दिया है क्योंकि वो देश के हित में है, उसको वो ओन अप करे। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने तय किया है कि उसके उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लेंगे, वो एक बार पुनः अपनी भूमिका के ऊपर एक बार विचार करेंगे। इस देश को प्रगति और आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है और आज की सरकार उसके प्रति वचनबद्ध है। हम लोग इन सुधारों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। और बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने भी जीएसटी कार्यक्रम के बहिष्कार करने के कांग्रेस के फैसले पर निशाना साधा। हमसे खास बातचीत में पीयूष गोयल ने कहा कि जीएसटी को लेकर अभी तक सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं, तो अब बहिष्कार का क्या मतलब हुआ। मीडिया में भी बातचीत हो रही है, आपको लगता है कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को या फिर कांग्रेस पार्टी को यह डर है कि फ्रीडम एट मिडनाइट
इस पर जो कॉपीराइट था इतने सालों से कांग्रेस का, वो क्योंकि खतरे में है, जीएसटी मिडनाइट पे लॉन्च हो रहा है, वो दर्द है। देखिए, इन सब चीज़ों पे कोई कॉपीराइट नहीं होता है, ये देश का उपलब्धि है। और आखिर वो खुद भी स्वयं भी तो उस कार्यक्रम में रहेंगे, सम्मान के साथ रहेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी स्वयं एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनके काम के बारे में, और वास्तव में जीएसटी भी उन्होंने एक प्रकार से शुरू में देश के समक्ष रखा था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। और वैसे आज तक कभी हमने ये नहीं सुना है कि कोई भी दल जिस कार्यक्रम में राष्ट्रपति जी जाने वाले हो, देश के सर्वोच्च नागरिक हैं, सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, आज तक कभी राष्ट्रपति जी के कोई कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं हुआ है। तो ये बहुत दुर्भाग्य। जीएसटी लॉन्च कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सभी पार्टियों को आमंत्रण पत्र भेजा गया था। पूर्व प्रधानमंत्रियों मनमोहन सिंह, एचडी देवेगौड़ा को भी न्योता दिया गया। कांग्रेस के इस बहिष्कार के बाद मनमोहन सिंह इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे। हालांकि मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम कार्यक्रम में आने के पक्ष में थे। माना जा रहा है कि कांग्रेस को जीएसटी के आमंत्रण पत्र में कुछ एतराज है। जीएसटी के लिए सरकार की तरफ से भेजे गए इन्विटेशन में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री जीएसटी लॉन्च करेंगे, जबकि कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रपति के होते हुए प्रधानमंत्री कैसे जीएसटी लॉन्च कर सकते हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने भी इस आयोजन का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। अब डीएमके ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि जीएसटी से टोल प्लाजा से बैरियर हट जाएंगे, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। वन नेशन वन टैक्स, एक बाजार बनने से काफी फायदा होगा। अगर जब बैरियर्स हट जाएंगे और आपको रुकना ही नहीं है तो आप क्यों पैसा देना पड़ेगा। यही बात है कि एक देश एक टैक्स और एक बाजार, इसका मेन सूत्र यही है कि पूरे देश में एक सिस्टम आ गया। और आप अभी ऐसा है, मैंने साफ भाषा में अगर कहें तो एक बार अगर कोई माल खरीदता है तो विदाउट बिल करने की चाहे कितना भी होशियार हो उसको गुंजाइश नहीं है। वहीं एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मल्टीपल टैक्सेस की जगह अब केवल एक टैक्स लगेगा, जीएसटी। इससे सिस्टम काफी आसान होगा और लोगों को सहूलियत होगी। आज देश में 17 प्रकार के कर है और 23 प्रकार के सेस है। 40 उसके 40 प्रकार के स्टेटमेंट्स रखने पड़ते हैं, 40 प्रकार के इंस्पेक्टर्स है, 40 प्रकार के रिटर्न्स भरने पड़ते हैं। उसके एवज में अब एक रिटर्न भरना है जीएसटी का। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि जीएसटी आने के बाद दखलंदाजी कम होगी, इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। जीएसटी लागू होने से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार खत्म होगा। मैं ये कह रहा हूं कि जीएसटी नेटवर्क वो व्यवस्था है जिसमें ह्यूमन इंटरफेस कम होगा। जब ह्यूमन इंटरफेस कम होगा तो इंस्पेक्टर राज तो समाप्त होगा, करप्शन भी कम होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो देश में अब तक के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म जीएसटी को लागू करने की तैयारी है, लेकिन एक्सपोर्टर्स एक और मुश्किल से जूझ रहे हैं। बैंकों ने लंबे समय से एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी ईडीपीएमएस में डेटा अपडेट नहीं किया है। ऐसे में एक्सपोर्टर्स को आरबीआई की कॉशन लिस्ट में आने का भी डर सताने लगा है। आरबीआई की कॉशन लिस्ट में आने से एक्सपोर्टर्स को लोन, लेटर ऑफ क्रेडिट, सब्सिडी या फिर किसी और तरह की कर्ज जैसी सुविधा नहीं मिलेगी। ईडीपीएमएस में एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट के बदले मिली हुई या फिर बकाया रकम का आंकड़ा अपलोड करना होता है। अब 30 जून तक बैंकों को 80% एक्सपोर्टर्स का ईडीपीएमएस डेटाबेस अपडेट करना ही था। एक्सपोर्टर्स को रेगुलेटर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड कुछ टाइम और नहीं देंगे। ये इतनी जल्दी काम होने, पूरा एक्सपोर्ट खत्म है। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कम इनको 30 सितंबर तक का टाइम दें। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने कहा कि जीएसटी सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं बल्कि आर्थिक आजादी है। उन्होंने कहा दुनिया ने इतने कम समय में ऐसा रिफॉर्म नहीं देखा है। अनिल अंबानी ने कहा कि जीएसटी से कारोबार करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। GST is not just another piece of reform,
or transform. However significant, GST is the liberation of our economic imagination, the promise of one nation, one tax, one market. In less than 48 hours, India will emerge as the biggest, largest, free and economic democratic market in the history of humankind. तो मिशन जीएसटी फ्रीडम एट मिडनाइट मेगा कवरेज खास पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ आप देख सकते हैं सिर्फ जी बिजनेस पर। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। स्पेक्ट्रम फीस चुकाने में दिक्कतों का सामना कर रही रिलायंस कम्युनिकेशन ने स्पेक्ट्रम वापसी की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक आरकॉम ने 4 सर्कल में स्पेक्ट्रम वापसी की पेशकश की है। कंपनी ने यह स्पेक्ट्रम नीलामी में खरीदा था। सूत्रों का यह कहना है कि आरकॉम ने 2100 और 1800 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम को वापस करने की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी स्पेक्ट्रम की किश्त चुकाने का संकट का सामना कर रही है। स्पेक्ट्रम लौटाने से कंपनी की लायबिलिटी कम होगी। यह भी बताएं, टेलीकॉम कंपनियों को इस साल स्पेक्ट्रम की फीस के तौर पर 30,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। सरकार ने एयर इंडिया को बेचने का ऐलान क्या किया? खरीदारों की लाइन लग गई। टाटा और स्पाइस जेट के बाद अब इंडिगो ने एयर इंडिया को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। सिविल एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि एयर इंडिया को खरीदने के लिए इंडिगो से औपचारिक प्रस्ताव मिला है। एयर इंडिया को इंडिगो एयरलाइंस खरीदना चाहती है। साथ ही जयंत सिन्हा ने कहा कि एयर इंडिया का कर्ज कम करने के तरीकों पर भी काम जारी है। We received a letter from Indigo expressing their interest in Air India. They wanted to indicate quite early in the process that they are interested in Air India, and that is what they have formally communicated to us through a letter that they gave to the Honorable Minister of Civil Aviation and to myself. इंडिगो के अलावा टाटा ग्रुप भी एयर इंडिया को खरीदने की इच्छा जता चुका है। आपको बताएं, कल ही कैबिनेट ने एयर इंडिया में विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। एयर इंडिया के पास 118 विमानों की फ्लीट है। एयर इंडिया पर करीब 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। नीति आयोग ने एयर इंडिया में 100% विनिवेश की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक सरकार विनिवेश के पहले एयर इंडिया का करीब 30,000 करोड़ का कर्ज माफ कर सकती है। इस बीच श्रम मंत्री ने कहा कि वो एयर इंडिया में विनिवेश को लेकर संभावित छंटनी की समीक्षा करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी एयर इंडिया के विनिवेश की वकालत की। जी बिजनेस एडिटर मिहिर भट्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि घाटे में एयर इंडिया को चलाने का कोई मतलब नहीं बनता। एविएशन सेक्टर में आपकी एयरपोर्ट क्वालिटी पिछले 10-15 साल में बहुत सुधरी है, इंटरनेशनली कंपेरेबल है। प्राइवेट एयरलाइंस के आने के बाद भाड़े भी नियंत्रण में आए हैं, कंज्यूमर चॉइस भी बढ़ी है, और इसलिए अगर 85-86% पैसेंजर डोमेस्टिक एयरलाइन का प्राइवेट में सफर करता है तो 100% भी कर सकता है। उसमें कोई राष्ट्र की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। और हम एक ऐसी एयरलाइन चलाएं जिसमें टैक्स पेयर के पैसे से घाटा पूरा करें, ये तो उचित नहीं होगा। अब टैक्स केयर का पैसा हेल्थ केयर में जाए, एजुकेशन में जाए, म्यूनिसिपल फैसिलिटीज में जाए या एयरलाइन चलाने में जाए, ये निर्णय इस देश को करना पड़ेगा। शेयर मार्केट की बात करते हैं। एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी उठापटक रही। हालांकि बाजार की शुरुआत काफी अच्छी थी। सेंसेक्स ने 31,000 के ऊपर कारोबार किया, लेकिन आखिरी घंटे में बाजार में काफी उतार चढ़ाव दिखा और सेंसेक्स 31,000 के नीचे फिसलकर बंद हुआ। ऊपरी स्तरों से सेंसेक्स 240, निफ्टी 70 अंक गिरकर बंद हुए। सबसे ज्यादा दबाव बैंक, ऑयल एंड गैस और आईटी शेयरों पर दिखा। अच्छी बात यह रही कि निफ्टी 9,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। जून एक्सपायरी में सेंसेक्स और निफ्टी करीब करीब फ्लैट ही रहे। अंत में सेंसेक्स 23 अंक और निफ्टी 13 अंक ऊपर बंद हुए। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को निवेशकों के हितों की रक्षा करने की सलाह दी है। सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने कहा कि म्यूचुअल फंड कंपनियों को यह ध्यान रखना होगा कि उनके पोर्टफोलियो में एनपीएस न घुस जाए। उन्होंने कहा कि 15 शहरों के अलावा भी कंपनियों को विज्ञापन पर ध्यान देना होगा। Mutual funds need to further strengthen their own due diligence and valuation mechanism and not
only depend on credit rating agencies. This has been stated earlier also, but in terms of practice, I think you need to be more careful, and care should be taken that NPAs do not get shifted to mutual fund portfolio by way of transfer of debt. और सूत्रों से जानकारी मिली है कि रिजर्व बैंक ने 200 रुपए का नोट छापने की शुरुआत कर दी है। आरबीआई ने 200 रुपए के नए नोट की छपाई का काम अपनी सरकारी फैसिलिटी में शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक नए नोट में कोई एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स होंगे ताकि जाली नोट बनने से रोका जा सके। 200 रुपए के नए नोटों की अलग अलग सिक्योरिटी और क्वालिटी टेस्टिंग जारी है और यह टेस्टिंग मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के सरकारी प्रेस में चल रही है। नोटबंदी के बाद जहां लोगों को कैश की कमी के चलते कई समस्याओं से जूझना पड़ा था, वहीं 1000 रुपए का पुराना नोट बंद कर 2000 रुपए का नोट जारी करने से लोगों के सामने खुले पैसे की समस्या काफी बढ़ गई थी। अब 200 रुपए का नोट आने के बाद यह समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। BMW ने अपनी नई 5 सीरीज को भारत में लॉन्च कर दिया है और कंपनी ने पिछले साल इस गाड़ी से पर्दा उठाया था। इसकी शुरुआती कीमत 49,90,000 होगी और इसके टॉप मॉडल की कीमत 61,30,000 रुपए होगी। मुकाबला इसका मर्सिडीज ई क्लास, Audi A6, Jaguar XF और Volvo S90 से होगा। इसमें ड्राइवरलेस पार्किंग और जेस्चर कंट्रोल सिस्टम की सुविधा भी दी गई है जो अपने आप में काफी यूनिक है। इस नई 5 सीरीज में अपने पुराने वर्जन से इसका वजन 70 किलो हल्का है और उसकी लॉन्चिंग पर खुद मौजूद थे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। और आईफोन्स के फैंस के लिए अच्छी खबर, दुनिया के सबसे पहले टच स्क्रीन स्मार्टफोन के आज 10 साल पूरे हो गए हैं। स्टीव जॉब्स ने 29 जून 2007 को आईफोन लॉन्च किया था और तब से इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 10 सालों में अब तक दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा आईफोन बिक चुके हैं। इतना ही नहीं, आईफोन एप्पल कंपनी का सबसे कमाऊपूत भी है। पिछले साल आईफोन ने $2,430 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था और अब एप्पल के दीवानों को आईफोन के 10th एनिवर्सरी एडिशन आईफोन 8 का इंतजार है जो इस साल सितंबर में लॉन्च होगा। वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा है कि सरकार ने जीएसटी लागू करने का फैसला कर काफी बड़ा काम किया है। इसमें छोटे कारोबारियों का काफी ख्याल रखा गया है। It is a long due from last 6, 7, 8 years to roll out the GST. Every government thought that this has to be done. This government has done. And anything big you do, even you buy shoes, शुरू में चरमर होता है, तो वो चरमर होगा, लेकिन जूता तो पहन रहे हैं ना। तो हम सही कि वो ये इन्होंने जो प्रोविजन रखा है कि 20 लाख तक को इफेक्ट नहीं करेगा, बहुत लोगों को 1% तक आएगा। मेरे को लगता है कि इन्होंने बहुत कंसीडर किया है छोटे व्यापारियों को। देश दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर कथित गौरक्षकों को चेतावनी दे रहे थे। पीएम ने कहा कि कानून को अपना काम करने दें, किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरक्षा के नाम पर देश में हो रही हिंसा पर नाराजगी जताई। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को गोसेवा विनोबा भावे और महात्मा गांधी से सीखनी चाहिए। पीएम ने कहा, कहीं भी कोई घटना होती है, लोग अपना आपा खो देते हैं। लोग कानून को अपना काम करने दें, किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। उस डॉक्टर का कोई दोष नहीं है जो आपके परिवारजन की सेवा कर रहा था, लेकिन आपके परिवारजन को बचा नहीं पाया, और फिर भी आपको शिकायत हो तो कानूनी व्यवस्था है। हम कैसे आपा खो रहे हैं? डॉक्टर को मार दें, अकस्मात हो जाए ड्राइवर को मार दें, गाय के नाम पर इंसान को मार दें। अपने भाषण में पीएम मोदी ने गाय से जुड़ी बचपन की एक कहानी भी सुनाई। विपक्ष ने पीएम मोदी के बयान पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले हैं कौन, तो बीजेपी ने पलटवार किया। ये तीसरा मौका है जब पीएम मोदी ने कथित गौरक्षकों को चेतावनी दी है। पिछले साल अगस्त में पीएम मोदी ने टाउन हॉल में कहा था कि गोरक्षा के नाम पर कुछ लोग दुकान खोल कर बैठे हैं। अगले ही दिन पीएम ने कहा कि मुट्ठी भर लोग गोरक्षा के नाम पर समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।
चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। उपराष्ट्रपति चुनाव 5 अगस्त को होगा। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 18 जुलाई होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना 4 जुलाई को जारी की जाएगी। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 18 जुलाई है। नाम वापस लेने की तारीख 21 जुलाई है। चुनाव और मतगणना दोनों ही 5 अगस्त को होगी। वोट चिन्हित करने के लिए आयोग विशेष पेनों की आपूर्ति करेगा। पेन निर्वाचकों को मतपत्र केवल इस पेन से ही चिन्हित करना है, न कि किसी अन्य पेन से। किसी अन्य पेन का प्रयोग करने से मतगणना के समय उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 31(1) घ के अंतर्गत जिस दिन यदि आवश्यक हुआ मतदान कराया जाएगा, वह तारीख 5 अगस्त 2017 शनिवार। मतदान का समय सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक। वह तारीख जिस दिन यदि आवश्यक हुआ तो मतगणना की जाएगी 5 अगस्त 2017 शनिवार। बतौर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का ये दूसरा कार्यकाल है। राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित व नामांकित सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इस समय दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या 790 है, जिसमें राज्यसभा के 245 और लोकसभा के 543 सदस्य शामिल हैं। हालांकि दोनों सदनों में कुछ सीट खाली है। टमाटर के दाम एक बार फिर से आसमान छूने लगे हैं। देश के कई हिस्सों में टमाटर आम लोगों की पहुंच से काफी दूर हो गया है। दिल्ली में टमाटर की कीमतें 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। उत्तर भारत के कई प्रमुख बाजारों में टमाटर की कीमत पिछले 3 दिनों में 4 गुना तक बढ़ गई है। दिल्ली की ओखला मंडी में टमाटर की कीमत 60 से 70 रुपए किलो, कोलकाता में 50 रुपए, चेन्नई में लगभग 45 रुपए और मुंबई में लगभग 40 रुपए किलो बिक रहा है। कारोबारियों का कहना है कि टमाटर की सप्लाई में कमी से कीमतें बढ़ी हैं। उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी बारिश के कारण टमाटर की फसल बर्बाद हुई है, जिससे सप्लाई घटी है। व्यापारी 3 रुपए 4 रुपए, बहुत हुआ तो 5 रुपए पर किलो खरीद लेता है। हम लोगों को दाम कहाँ मिल पाता है। व्यापारियों का कहना है कि टमाटर के दाम को लेकर ये स्थिति लगभग 1 महीने तक बनी रहेगी। कारण की आमद कम है। केवल एक जगह टमाटर बंगलोर में है, वहाँ से आ रहा है और ट्रक भाड़ा 1,20,000 है। 200 रुपये कैरेट पर भाड़ा पड़ता है। वहाँ भी आमदनी कम है। एक जगह माल बंगलोर में है और पूरा इंडिया सप्लाई हो रहा है। हरियाणा में बारिश से टमाटर की 70% फसल बर्बाद हो चुकी है। दक्षिण भारत में भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टमाटर की 50% फसल बर्बाद हुई। हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अनुमान के मुताबिक इस वर्ष देश में 187 लाख टन टमाटर की पैदावार की उम्मीद है। पैदावार का आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 15% ज्यादा है। न्यूज टुनाइट के इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखिए पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ खास बातचीत। बने रहिए।